जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग दृष्टि की जो एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन है बुकलेट, उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र व राज्यों की समान भागीदारी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में की विद्यमानता। सी है औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान। डी है वृहद एवं कुटीर उद्योग का सहअस्तित्व। तो इसमें जो है ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के विद्यमानता जो है ये बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? पहला पॉइंट बताया गया है, निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा है, इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। कूट है ए, एक और दो। कूट बी है 2 और 3। सी ऑप्शन है 1 और 3। डी है 1 2 3। तो इसमें 1 2 3 यानी कि सभी जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब क्वेश्चन के नीचे व्याख्या भी दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अगर ये वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की पूंजी की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को वर्णित करता है, जो ऊपर मैंने आपको बताया। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग जो है 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और आपका योजना आयोग को ही बदल करके अभी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें जो है आपको बताना है 12वीं, 7वीं, 5वीं या दूसरी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख लेंगे। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 1 वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है आपका ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों ही बातें गलत हैं, ठीक है। इसके आप लोग देख लेंगे व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है आपका केरल और पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों यानी हाइब्रिड जो बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये जो है आपका इसमें ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। वैसे जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो पंजाब और आपका हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। उसके बावजूद जो है चावल का जो प्रसार हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के परिणामों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आरंभ में केवल गेहूं एवं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी, ये आपका सभी क्षेत्रों में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया?
दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है समाजवादी रूप के स्वरूप में अपनाया गया था और इसी को हम लोग महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे निर्यात को बढ़ाना, पिछड़े क्षेत्रों को में उद्योगों को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की जगह सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, बी है 2 और 3, सी है 2 और 4, डी है उपयुक्त सभी। तो बी जो है आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डीके करवे समिति का संबंध था भुगतान संतुलन से, बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण से, सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से, लघु उद्योगों के विकास से। तो उनका जो है डीके करवे समिति का संबंध था लघु उद्योगों के विकास से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयात प्रतिस्थापन की नीति के तहत आयात को प्रोत्साहित किया जाता है। आज़ादी के बाद सरकार द्वारा व्यापारिक नीति के तहत आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल सही है। इस पर जो है विचार किया गया था। ठीक है, ये एक सत्य कथन है। इसकी आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। इसमें बताया गया आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य आयात को हतोत्साहित कर जरूरत के सामान की आपूर्ति घरेलू उत्पादन द्वारा करना। ये जो है पहला कथन असत्य है। दूसरा बताया गया है स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापारिक नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति तथा तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, इसलिए दूसरा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य थे? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला कूट है 1 और 2, दूसरा है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है उपयुक्त डी यानी सभी इसमें बातें की गई थी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। समृद्धि से अभिप्राय है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भू सुधारों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूधारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता, कृषि में असमानता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसमें जो है तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। आगे है भू सुधार के अंतर्गत लागू की गई सीमा निर्धारण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? सीमा निर्धारण का अर्थ है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। भूमि सीमा निर्धारण कानून को न्यायालयों में चुनौती दी गई है। कूट है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है ना 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन के मुख्य कारण रहे हैं? उद्योगपतियों के पास अपेक्षित पूंजी की कमी, बाजार का आकार छोटा था, उद्योगों के संबंध में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की नीतियां संबंधी अस्पष्टता। कूट है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो 1 और 1, 2, 3 जो है तीनों ही बातें इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर है अगला उदारीकरण, निजीकरण और एक वैश्वीकरण एक समीक्षा में। 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक ऑफ अमेरिका, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक। तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 3, 4, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी लिया गया था बैंक और विश्व बैंक से, यानी 1 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा था? राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति, विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर। तो बाहरी ऋण का जो उच्च स्तर है ये भारत को 1991 के समय में देखना पड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1990 यानी 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता, उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। तो इसमें आपको बताना है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, या ए गलत परंतु आर सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ए गलत है परंतु आर जो है इसमें बिल्कुल सही है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र में किए गए सुधारों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसमें जो है ना तो एक ना तो दो दोनों ही बातें गलत बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजीकरण के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो एक और दो दोनों ही बातें इसमें सही बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना था। तीसरा पॉइंट है, निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह में वृद्धि होगी। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन निजीकरण के संबंध में सही हैं। ऑप्शन ए है एक और तीन, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 1980 के दशक में आरंभ किए गए उदारीकरण में निम्नलिखित में से कौन कौन सी सुधारवादी नीतियां अपनाई गईं? आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, औद्योगिक लाइसेंस, कर सुधार, विदेशी निवेश। आपका कूट है एक और चार, दो और तीन, एक तीन पाँच, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो हैं इसमें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आयात के परिणाम को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? कोटा, सब्सिडी, प्रशुल्क यानी टैरिफ। कूट है केवल एक सही है, दो और तीन सही हैं, एक दो तीन या केवल तीन। तो इसमें जो है तीनों ही बातें जो हैं सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं किसी भी आयात को सीमित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया? 2011, 1999, 1994, 1995। तो 1995 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का जो है आपका गठन किया गया। आपको बताना है इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकसित एवं विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण हेतु धन उपलब्ध कराना, विश्व के सभी देशों को व्यापार के में समान अवसर सुलभ कराना, गरीब देशों को आधारभूत संरचना के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, विकासशील देशों को उनके भुगतान संतुलन में मदद करना। तो जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य था वो है विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना, ये इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के परिणामों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कृषि की संबंधी दर में गिरावट आई, औद्योगिक समृद्धि की दर में शिथिलता आई, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस सभी में जो है उपयुक्त सभी चारों ही आपका सही हो जाएगा। तो गाइस ये थे आज की जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है अर्थव्यवस्था के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और दृष्टि IAS मतलब जो है उसके द्वारा ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप एक से दो बार पढ़ लेते हैं
तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से इनको हल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा एक अच्छा सा कमेंट करें, और आप लोग बताएं कि मतलब दृष्टि IAS की कौन सी बुक की सीरीज आप लोग देखना चाहेंगे क्वेश्चन के द्वारा। और साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।